ये लाइव मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बने रहिए लाइव। अक्टूबर 2022 को भारत के इतिहास की ऐसी घटना हुई जिसकी हाल फिलहाल कल्पना नहीं की जा सकती। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। नमस्कार, मैं सूरज मौर्य। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर ना होने से देश की बड़ी आबादी को पता ही नहीं चला कि 6 अक्टूबर को लाखों लोगों ने एक तरह से आरएसएस मुख्यालय घेर लिया और उनको संभालने के लिए पुलिस भी कम पड़ गई। लगभग 8000 पुलिस ने मोर्चा संभाला और तरह तरह के अन्य सुरक्षा बलों की भी मदद लेनी पड़ी। यह पूरी मोर्चाबंदी की थी बावन मेश्राम के नेतृत्व वाले वामसेव के धड़े में। ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हुआ, इसके लिए देश भर में तैयारी हुई, खासतौर पर महाराष्ट्र में। बाकी राज्यों से भी तमाम लोग शामिल हुए। बहरहाल पूरा मामला मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहा और अभी भी गायब ही है। ऐसा क्यों हुआ ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन यह तो कोई भी समझ सकता है कि जिस मीडिया में 2-4 लोगों की खबर या किसी एक का बयान दिन भर के प्रसारण का मसाला हो सकता है, वहां लाखों लोगों की मोर्चेबंदी की खबर ना होना सामान्य बात नहीं हो सकती। कोई तो कारण होगा। जो लोग प्रदर्शन में शामिल हुए उनके लिए या इस प्रदर्शन से हमदर्दी रखने वालों को इस सवाल का जवाब बखूबी पता है। जो लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं उनको हम संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। वामसेव के बावन मेश्राम धड़े ने इस ऐलान के साथ आरएसएस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया कि देश की समस्त समस्याओं की जड़ सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस पार्टी के दिशा निर्देश आरएसएस मुख्यालय से तय होते हैं। सुनिए इस प्रदर्शन से पहले बावन मेश्राम ने क्या कहा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 6 तारीख का घोषित कार्यक्रम यथावत है। जैसे डिक्लेयर किया गया है वैसे ही कार्यक्रम होने वाला है और इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु हमारे जो तैयारी करने वाले कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, डोनर है या तमाम प्रकार के लोग जो इस आंदोलन में सहकार्य कर रहे हैं, उन लोगों को निश्चिंत होकर वो कार्य लगातार जारी रहना है। और इस संबंध में ये स्पष्टीकरण इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि अखबारों में पढ़ने के आधार पर कुछ भ्रांतियां हमारे लोगों के बीच में फैल सकती है। ये ना फैले इसलिए ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा 6 तारीख को अक्टूबर को कार्यक्रम घोषित किया गया था उसी तरह से ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में होगा। कार्यकर्ताओं को कोई गफलत ना रहे इसलिए बावन मेश्राम ने मोर्चाबंदी से एक दिन पहले वीडियो बयान जारी किया। अगले दिन लाखों लोग तयशुदा कार्यक्रम के तहत नागपुर पहुंच भी गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भी भागीदारी थी। वामसेव SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की साझेदारी पर सत्ता का हिमायती है तो इन्हीं समुदायों से लोग भी जुटे थे। एन वक्त पर वहां मौजूद बावन मेश्राम और कई प्रमुख नेताओं समेत तकरीबन 45,000 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको बसों, ट्रकों से लेकर टेम्पो तक में भरकर दूर ले जाया गया। बावन मेश्राम को हिरासत में लेने के तरीके पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। गिरफ्तारी कैसे हुई, पहले इस वायरल वीडियो के जरिए देखिए। टेन्शन ऑर्डर पाहिजे मला टेन्शन ऑर्डर त्यांच्या मागे मी पण आहे ना अरे त्यांच्या मागे त्यांच्या मागे हो तुम्हाला दादा प्लीज प्लीज टेन्शन ऑर्डर दादा प्लीज रिक्वेस्ट करतो बरं ऑर्डर दादा प्लीज रिक्वेस्ट करतो दादा रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला प्लीज प्रेस आहे दादा प्लीज थांबा कुठला प्रेस आहे दादा असं करू नका रिक्वेस्ट ठीक आहे हे असं बघ गिरफ्तारी के तौर तरीके पर बावन मेश्राम क्या बता रहे हैं, उस पर बावन मेश्राम ने जो सवाल उठाए हैं उनको सुनिए। MN TV के एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिना नोटिस हिरासत में लिया गया और हिरासत से लौटने के बाद नोटिस रिसीव कराया गया, जिस पर टाइम दर्ज है। डिटेन करने का जो तरीका था उस संबंध में, क्योंकि मैं एक कानून और संविधान को मानने वाला नागरिक हूं
और लगातार कानून और संविधान को मानते हुए ही मैं काम करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ। और उसी को आधार बनाकर जब मैं कानून और संविधान को मानकर काम कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि पुलिस वाले भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करें। मगर पुलिस वालों ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के बजाय गैर संवैधानिक तरीके से काम किया। पुलिस कमिश्नर ने लोक सत्ता को कहा, ऐसा लोक सत्ता ने लिखा कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर के डिटेन किया गया। इसका मतलब है पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया, बल्कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है कि मैं पुलिस वालों को डिटेंशन करने के संबंध में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मुझे दे दो, मैं स्वेच्छा से आपके साथ आने की तैयार हूं। मगर उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर आपको देंगे, मगर पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे वापस जहां से मुझे उन्होंने अरेस्ट किया था वहां ला कर दिया, तब तक भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। रात में फिर 8-9 बजे के बाद में आकर के फिर उन्होंने मुझे नोटिस देने का काम किया। और रिसीव करते वक्त हम लोगों ने रिसीविंग टाइम जो है हमने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि पुलिस वालों ने हमें किसी प्रकार की नोटिस दिए बगैर डिटेन किया। तो पुलिस कमिश्नर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। लोक सत्ता में ये बात साबित होगी। इस घटना को लेकर एक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। आरएसएस मुख्यालय का घेराव जैसी घटना पहली ही बार है, वह भी तब जब सब जानते हैं कि आरएसएस का सरकार में दखल कितना है। हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया था। मेरी जानकारी में हमारे संगठन के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर में पहुंच गए और वो लोग अलग अलग जगह पर, सारे नागपुर में अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर रुके हुए हैं। और बेजनबाग ग्राउंड पर उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ये जानकारी पहले से कार्यकर्ताओं को दी गई थी। अब मैं उस संदर्भ में कुछ खास बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को ये जानकारी भी मिल गई होगी कि नागपुर हाई कोर्ट के द्वारा हमारे मोर्चा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की और कार्यक्रम करने की अनुमति को हाई कोर्ट ने देने से मना कर दिया। और ये न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका को धमकी देकर ऐसा करवाया गया। उसकी सारी गवाही वकीलों के पास है और वकीलों ने इस सारी जानकारी को संगठन को देने का प्रयास किया है। संगठन के पास इसकी जानकारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं और आज सवेरे उसकी सुनवाई होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम लोग आंदोलन की रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत घोषित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा, उस आदेश के फ्रेमवर्क में जब हमारी कार्य प्रणाली है, कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम उसका उल्लंघन ना करते हुए हम अपनी कार्यनीति पर अमल करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ले जाने की हमारी मूल योजना है,
उस पर अमल करने का तौर तरीका आपको बताया जाएगा। इसके लिए जैसे हमने पूर्व में निर्धारित था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम वहां पर इकट्ठा होने के लिए कार्यक्रम रखा था, और वो इकट्ठा होने के बाद वहां से हम लोग चरणबद्ध तरीके से वहां से वो मोर्चा निकालने वाले थे। अब ये जो मोर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक जो है वो अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। उसके दायरे में हम इसका फैसला, फाइनल फैसला जो है आपको घोषित करेंगे, जानकारी देंगे। मगर जो हाईकोर्ट का दिया हुआ फैसला है उसके दायरे में जो षड्यंत्र किया गया, आर्टिकल 19 में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, न्यायपालिका को हमारे फेवर में निर्णय देने से रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना कार्यक्रम लेने की योजना बना रहे हैं। तो आरएसएस की योजना क्या है? आरएसएस की योजना यह है कि आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है। अजमेर बम ब्लास्ट में उनके कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं न्यायपालिका भी इस बात को मानती है। और 18 केसेस सारे देश भर में उनके खिलाफ चल रहे हैं, और एक केस आरएसएस पर ऐसी भी चल रही है जो देशद्रोह का मुकदमा एफआईआर दाखिल किया गया है। जो अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है, वो संगठन ने अभी तक ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया है आरएसएस के सेंट्रल कमिटी में कि वो संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं। इन सारी बातों को उनका प्रयास है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो प्रयास, जो जानकारी हमारे पास आई हुई है, इस मोर्चे को रोकने की बात या तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में सारे देश भर में लोगों को जानकारी ना मिले, इसका जतन, इसकी कोशिश वो जो जिस लेवल पर कर रहे हैं उसके सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे ये संगठन आतंकवादी है, ये संगठन संविधान विरोधी है, और हिंदू मुसलमान के जिस थ्योरी पर भारत का 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, वो दोबारा देश में ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं, देश विभाजन के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं। इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब वो नागपुर की हमारी महारैली को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने के लिए रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का सहारा लेकर, कोर्ट का सहारा लेकर, धमकी का सहारा लेकर वो ऐसा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो संगठन आतंकवादी है, संविधान विरोधी है और देश को तोड़ने के साजिश में शामिल है। ये जानकारी लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी उनकी रणनीति है। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आंदोलन पुनर्परिभाषित करते हैं। हमारा आंदोलन हम लोग दोबारा दूसरे तरीके से, वो एक जगह हमारा मोर्चा लेकर जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, तो हम 674 जिलों में, 31 राज्यों में, 674 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा आंदोलन 4 चरणों में घोषित करते हैं। पहला चरण 14 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का होगा सारे देश भर के जिलों में, इतने सारे जिलों में। उसके बाद में 22 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा।
इसके विरोध में श्रृंखलाबद्ध सारे देश भर में श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा प्रदर्शन रैलियों का सारे देश भर में, और 6 नवंबर को हमारा आंदोलन होगा, सारे देश भर में होगा, आरएसएस के विरोध में होगा जेल भरो आंदोलन। और इस जेल भरो आंदोलन में हम लोग 1 महीने में 11 लाख लोगों को जेल में लेकर जाने का रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान आज से शुरू हो जाएगा। सारे देश भर से 11 लाख लोगों को आरएसएस के संविधान विरोध के लिए, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है, और इसके संबंध में जो स्टेट लेवल के बड़े पुलिस ऑफिसर मुशर्रफ साहब ने इसके बारे में वीडियो घोषित किया है, किताब घोषित किया है, किताब लिखा हुआ और सारे के सारे सबूत दिए हुए हैं। वो सारी बातें जो है सोशल मीडिया में आप लोगों को सारे सबूत जो है दिए जाएंगे, और उसके विरोध में 11 लाख लोगों को रजिस्टर किया जाएगा जेल भरो आंदोलन के लिए कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। आतंकवादी संगठन के तौर पर यदि दूसरे संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है तो ये आतंकवादी संगठन है, और उस संबंध में उनके कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास हुआ है अजमेर बम ब्लास्ट में। और ये जितने भी बम ब्लास्ट 2000 और 2020 के बीच में हुए हैं उसमें आरएसएस के लोगों का ही हाथ है। इसके सारे के सारे सबूत जो है मुशर्रफ साहब ने किताब में दिए हुए हैं, और उसकी जांच चल रही है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार को मांग है, सारे देश के राज्य सरकारों को मांग है कि ये इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाया जाए। ये आतंकवादी संगठन है, इस पर बैन लगाए। ये देश विरोधी संगठन है, देश को विभाजन करने का हिंदू मुसलमान के नाम पर साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इन पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहा हूं, और इसके लिए 11 लाख लोगों को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी करने का आज मैं ऐलान करता हूं। ये 4 चरणों का हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो मोर्चा हम लेकर जाने वाले थे, जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हमको मोर्चा निकालने की अनुमति देती है तो ये मोर्चा भी निकाला जाएगा आने वाले समय में। मगर इसके पहले अभी आज से हम ये 4 चरणों का जो नागपुर के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का कार्यक्रम है, उससे कम से कम 25 गुना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, ये सारे देश भर के लोगों को, संगठन को इस काम को जुटने के लिए मैं आह्वान करता हूं। पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ इसमें सारे देश भर के लोगों को जुटना होगा। ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये काम करना होगा, और देशवासियों को भी मैं सारे देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिनेट ट्राइब के लोगों को, और एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, और माइनॉरिटी के लोगों को, तमाम लोगों को इस आंदोलन में सारे देश भर में शरीक होने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को आह्वान करता हूं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।